बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर मैं आपके लिए न्यू स्टडी टॉपिक लेकर हाजिर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऐसे राइटिंग। जी हाँ बच्चों, वैसे तो ऐसे जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन निश्चित ही हमारा निबंध का यानी कि ऐसे राइटिंग का आता है। यदि बच्चों हमें मालूम है कि हमारे एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आने वाला है और यदि हमने उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो नो डाउट एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि आपको निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों, ऐसों को तैयार करने के लिए जब भी हम ऐसे की राइटिंग करते हैं उसके लिए हमें कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपने कुछ बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखा तो निश्चित ही आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस हम कुछ ही गलतियाँ करते हैं जिस कारण हमारे नंबर जो हैं ऐसे में कट जाते हैं या हम अच्छे पॉइंट्स लिख कर आते हैं, उसके बावजूद भी हमारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता है जिस कारण से हमें अपनी उम्मीद के बराबर अंक नहीं मिलते हैं। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं ऐसे को। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट मैंने तैयार कर लिया है। जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो है एक कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब यदि हर क्लासेस में इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन बनता ही है फिर, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों एक 7 to 8 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंक जो हैं वो या तो 7 या तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन जो है निश्चित ही बनता है। तो बच्चों यदि हमारे पास इतने बड़े मार्क का कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने है और यदि हमने उसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो आप ये नंबरों को अपने पास आने से यानी कि आपके ये नंबर जो हैं कट जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है एग्ज़ाम में एक एक जो नंबर होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, जिससे आपकी रैंक बन सकती है और आपकी जो है डिवीज़न बढ़ सकता है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है। बच्चों ऐसे राइटिंग करने के लिए हम अब यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू राइट अ परफेक्ट ऐसे, यानी कि एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए आपको क्या क्या एक परफेक्शन कैसे आएगा। जब आप निबंध लिखेंगे तो उसमें परफेक्शन किस प्रकार से आ सकता है और कैसे हम राइट करें अपने एक परफेक्ट ऐसे को, यानी कि एक अच्छे ऐसे को किस प्रकार से लिखें। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऐसे टू राइट। आप किस प्रकार के निबंध को लिखना चाहते हैं, आपके निबंध का प्रकार क्या है और आपको किस आधार पर आपको जो है निबंध लिखना है वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए। लिखने से पहले ये बातों को आप सोच लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ब्रेनस्टॉर्म योर टॉपिक, यदि आपका टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है तो आप उसके बारे में आप अंदाज लगा लीजिए कि आप किस मुद्दे पर किस जानकारी को वहाँ पर रखेंगे। एक आपको दिमागी तौर पर जो है तैयार हो जाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारियों को अपने दिमाग पर जो है कलेक्शन कर लेना है, क्योंकि उस आधार पर ही आप जो है उसका विस्तार कर पाएंगे, उसको जो है समझा पाएंगे, अपनी बातों को निबंध के माध्यम से रख पाएंगे। आउटलाइन ऑफ योर ऐसे, हर एक ऐसे में बच्चों आउटलाइन होती है, हमें आउटलाइन को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमारे आउटलाइन के बिना अगर हम निबंध लिखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, और यदि हमने आउटलाइन का सहारा लेकर निबंध को लिखा है तो जस्ट डबल आपका प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक निबंध तैयार कर सकते हो आउटलाइन का प्रयोग करके। आगे देखते हैं बच्चों, इट मस्ट कंटेन्स इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जब हम आउटलाइन लिखेंगे तो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट निबंध को लिख देते हैं, वो ना पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, ना इंट्रोडक्शन देते हैं, ना कंक्लूजन देते हैं, डायरेक्ट उन्होंने विदाउट एनी आउटलाइन विदाउट एनी हेडिंग वो जो है अपना पूरा एक निबंध जो है 3-4 पैराग्राफ्स में कंप्लीट कर देते। तो ये एक प्रभावशाली निबंध नहीं है। इस तरीके से यदि आप निबंध लिखते हैं तो नो डाउट आपका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा और निश्चित ही आपको इतने अच्छे नंबर अपने मुताबिक नहीं मिल पाएंगे।
उसके बाद है बच्चों, इट मस्ट कंटेन्स कोटेशन। हर निबंध की जान होती है कोटेशन। जिस प्रकार से आपके इंग्लिश पेपर की जान है आपका ऐसे राइटिंग, क्योंकि हर बच्चा इस टॉपिक को तैयार करके जाता ही जाता है। हर बच्ची को पता होता है कि वह पेपर में यदि ऐसे पढ़ के जाएगा तो उसे कुछ नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बच्चा इन टॉपिक्स को विशेष तैयार करके जाता है, क्योंकि ये उसको कंफर्म रहता है कि ये एग्ज़ाम में आना ही है, ऐसे एक बनकर आना ही है। इसलिए वो उन टॉपिक्स को साल भर तैयार करता है और एग्ज़ाम में बिल्कुल विशेष तैयार करके जाता है। तो बच्चों, हमें एक कोटेशन ज़रूर लिखना है और हमें कोटेशन की संख्या कम से कम 3 या 4 रखनी है, यानी कि पूरे निबंध के दौरान शुरू से अंत तक में आप 3 कम से कम हर हाल में 3 तो कोटेशन रखिए ही रखिए। अगर आप 4 रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, परंतु आप प्रयास करिए कि 3 कोटेशन हम रख सकें। इट मस्ट इन गुड राइटिंग। आपका निबंध जो है, क्योंकि राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है तो राइटिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यदि हमारी राइटिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, गंदी होगी, तो कोई भी आपका निबंध पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है किसी वैल्यूअर को वो होती है बच्चे की राइटिंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद इट मस्ट कंटेन 7 to 8 पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बता रखा है, हमें निबंध को पैराग्राफ्स में तैयार करना है। 7 से 8 पैराग्राफ्स आप तैयार करें। पैराग्राफ्स आप अपने नंबर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यदि किसी निबंध में 8 नंबर का आपका निबंध आया हुआ है, आपका जो ऐसे है उसकी मार्किंग 8 मार्क्स है, तो आप प्रयास करिए कि आप 8 पॉइंट्स अपने कम से कम 8 पॉइंट्स के अंतर्गत अपने ऐसे को तैयार कर सकें। यदि 7 नंबर में आया हुआ है ये प्रश्न, तो हम कोशिश करें कि 7 पॉइंट्स कम से कम हम उस पर एक अच्छे रूप से लिख पाएँ और उसको प्रदर्शित कर पाएँ। तो 7 to 8 कम से कम हमारे पैराग्राफ्स होने चाहिए। पैराग्राफ्स की जो वर्ड लिमिट है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, परंतु प्रयास करें कि 7 से 8 पैराग्राफ्स हमारे नंबर के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। पैराग्राफ मस्ट कंटेन्स हेडिंग। कई बार बच्चे जो है पैराग्राफ बना देते पर उसकी हेडिंग्स नहीं देते, तो मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे हेडिंग्स ज़रूर दें। यदि आप एक अच्छी हेडिंग देते हैं तो उससे अलग से ही एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके पूरे ऐसे पर। जो वैल्यूअर होता है वो सबसे पहले आपके पॉइंट्स को ही देखता है। उस पॉइंट्स को देखते ही साथ उसको ये समझ में आ जाता है कि आपने उसके अंदर क्या चीज़ रखी है, क्या समझाना चाहा है। और यदि हमने पॉइंट्स नहीं दिया तो वह पढ़ेगा, और ऊपर से अगर आपने राइटिंग भी अच्छी नहीं लिखी हुई है तो वह पढ़ना भी नहीं चाहेगा, वो डायरेक्ट आपके नंबर जो है माइनस कर देगा, काट देगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि एक सुंदर, हमें पैराग्राफ्स भी जिस तरह से अच्छे बनाना है उसकी हेडिंग भी उतने ही अच्छे से देनी है। नंबर्स की बात मैं बता चुकी हूँ बच्चों, ये 7 से 8 मार्क्स में एग्जाम में आता है। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप्स वी मस्ट फॉलो। यहाँ पे हमने इन स्टेप्स को बिल्कुल फॉलो करना है। सबसे पहले जब आप एक निबंध लिखोगे तो सबसे पहले आप अपना पेज डिसाइड कर लीजिए, जिस पेज पर आपको अपना निबंध यानी कि ऐसे की राइटिंग करनी है। सबसे पहले आपको पेज ही देखना है। यदि पेज का स्पेस अच्छा है तो आप वहाँ से उसकी शुरुआत यानी कि बिगनिंग करें। और यदि मान लीजिए आप बिल्कुल पेज की एंडिंग पर हैं, एंडिंग वाला सेक्शन आपका चल रहा है किसी पेज का, तो आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें ऐसी जगह पर अपने निबंध की स्टार्टिंग करने के लिए। आप सोचें भी ना उस जगह पर। हमेशा बिगनिंग जो है न्यू फ्रेश पेज से करें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो और बच्चों सबसे पहले हमें दे देना है टाइटल। यदि हमें मालूम है, आपको मालूम होगा एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसके अंतर्गत आपको किसी एनी वन टॉपिक पर जो है अपने निबंध को लिखना पड़ता है। तो हम उसमें से टाइटल हमें ऑलरेडी गिवन होता है, हमें उस टाइटल को बहुत ही सुंदर शब्दों से अपने पेज पर बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पर लिख देना है। टाइटल को बच्चों टाइटल की जैसे ही लिखें, उसको एक नॉर्मल राइटिंग जैसे बिल्कुल भी ना लिखें। आपका नॉर्मल राइटिंग और टाइटल दोनों में अंतर होना चाहिए। नॉर्मल राइटिंग आपकी बच्चों एक पेज पर हम जिस तरह से साधारण लिखते हैं वो हो गई, और टाइटल जो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा पेज पर हटकर दिखाई दे। तो ऐसा आपको एक टाइटल दे देना है पेज पर, वो भी सेंटर में। कोशिश करें कि फ्रेश पेज से स्टार्ट करें।
अब जब हमारा ये टाइटल तो हमें एग्जाम पर मिलता है, तो हमें वही टाइटल को लिख देना है जिस पेज पर हम निबंध की शुरुआत करें। अब उसके बाद सेकंड आता है हमें या तो सिनॉप्सिस या आउटलाइन या इंडेक्स। इन 3 वर्ड्स में से हमें किसी भी एक वर्ड का प्रयोग करना है। हम सबसे ज़्यादा प्रयास करें कि हम सिनॉप्सिस यानी कि एक सारांश पूरा हम तैयार कर लेते हैं, और उस सारांश को हम शुरू में यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ऐसे की शुरुआत में ही रख देते हैं। पूरे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स पर हम अपने ऐसे को समझाना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसको पूरा कंपाइल करके आप शुरुआत में ही बता देते हो कि मेरे ये मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर मैं अपने निबंध को, अपने ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब बच्चों जितने भी सिनॉप्सिस, यदि मान लीजिए हमने सिनॉप्सिस सिलेक्ट किया या आउटलाइन किया या इंडेक्स किया, कोई भी एनी वन टॉपिक आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो सिनॉप्सिस रहता है। बच्चे यदि सिनॉप्सिस लिखें, परंतु कई बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है एज अ स्पेलिंग, तो वो आउटलाइन या इंडेक्स अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, परंतु सिनॉप्सिस मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसके बाद हमें सिनॉप्सिस के, यदि हमने सिनॉप्सिस का सिलेक्शन किया है, तो सिनॉप्सिस के अंतर्गत हमें वो सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जिसके अंतर्गत हमको अपने ऐसे को एक्सप्लेन करना है। तो मान लीजिए मैंने 7 पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं या 8 पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं, तो मैं सिनॉप्सिस के अंतर्गत वो सारे पॉइंट्स को लाइन वाइज लिख दूंगी। अब यहाँ पे देखो बच्चों 7 to 8 पॉइंट्स इन सिनॉप्सिस, यानी कि हमें सारे पॉइंट्स को लिख देना है और उसी क्रम से लिखना है जिस क्रम से हम अपने ऐसे को एक्सप्लेन करेंगे। हमें उसका सीरीज़ नहीं बिगाड़ना है। और ये विशेष आप ध्यान रखें कि जब आपका सिनॉप्सिस के अंतर्गत सारे पॉइंट्स को आप शुरू में लिखेंगे, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल मस्ट है, और लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूज़न होगा, ये भी बिल्कुल मस्ट है। आप बिगनिंग में आप दीजिए सिनॉप्सिस के अंतर्गत सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में दीजिए आप कंक्लूज़न। इन बिटवीन वाले पॉइंट्स को आप जो है चेंज कर सकते हैं। सिनॉप्सिस को बच्चों हम या तो ये बुलेट्स बनाकर भी अलग से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, तो मैंने सिनॉप्सिस लिखा, सिनॉप्सिस के अंतर्गत ये 7 पॉइंट्स, मैंने जितने भी मेरे पॉइंट्स दिमाग में थे जिन पर मुझे लिखना था, तो वो मैंने लिख दिए और ये बुलेट्स बना दिए। और फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया इंट्रोडक्शन और लास्ट दिया कंक्लूजन। इसी प्रकार से हम चाहे तो 1 2 3 नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमें नंबरिंग देना है या बुलेट्स देना है, इस हिसाब से हम जो है तैयार करेंगे। और 7 to 8 पॉइंट्स हमारे बिल्कुल मस्ट होना चाहिए। अब बच्चों आगे देखते हैं। अब जब हमने सबसे पहले टाइटल दे दिया, फिर सिनॉप्सिस दे दिया, सिनॉप्सिस के अंतर्गत हमने ये 7 to 8 पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद आ रहा है एक्सप्लेनेशन। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं वास्तविक निबंध को लिखने की। अब तक तो सिर्फ पॉइंट्स ही हमने लिखे, अब हमें उन पॉइंट्स को समझाना है, तो यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन करने का भी तरीका है। यदि आपने फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन लिखा है, क्योंकि ये मस्ट है, तो आप फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि आप इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना में क्या बताना चाह रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में क्या प्रस्तावना देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा हम उसके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे हमने लिख रखा है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मस्ट इंट्रोडक्शन, आपका पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन होगा और लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूज़न होगा। बीच के पॉइंट्स हम अपने हिसाब से जो हमें याद है हम वो लिख सकते हैं, परंतु ये भी अनिवार्य है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है उन्हीं क्रम से, इसी क्रम से आपका एक्सप्लेनेशन होगा। निबंध आपका इसी क्रम से चलेगा। ये नहीं कि आपने यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ आप आगे पीछे करके समझा रहे हो, नहीं, पूरे पॉइंट्स को हमें इसी क्रम से रखें तो हमारा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है कोटेशन हमें देना है। तो बच्चों कोटेशन देने के लिए, कोटेशन यानी कि जो अच्छे विचार हम बीच बीच पर रखते हैं, ये विचार भी हमारे उन पॉइंट्स पर आधारित होना चाहिए जिस पॉइंट्स को हम समझा रहे हैं। यदि हमने मान लीजिए कि हमने किसी के टाइप्स को समझाया है और उसके आधारित हम कोई कोटेशन लिख रहे हैं, तो कोटेशन लिखने के लिए आपका या तो वो पॉइंट से कोई इम्पैक्टिव रख रहा हो, प्रभाव रख रहा हो, या दूसरा हो गया कि जो हमारा ओवरऑल टाइटल है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए।
कोई अन्य चीज़ों पर हम कोटेशन कभी भी नहीं देते हैं। जो ऐसे ही कोटेशन देते हैं जिसका प्रभाव हमारे निबंध की रूपरेखा को ज़्यादा बढ़ाए, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ही कोटेशन देना होता है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती हैं बच्चों। और हमें कम से कम 3 कोटेशन को तो लिखना ही लिखना है। अब 3 कोटेशन हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले अगर हमारे टोटल पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स हैं या 7 पॉइंट्स हैं, तो हम 2 या 3 के बाद हम एक कोटेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर 2 या 3 पॉइंट्स के बाद हम 1 मोर कोटेशन दे सकते हैं, और एक कोटेशन हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है हम तब एक कोटेशन दे सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम कोटेशन को अपने पॉइंट्स के बीच बीच पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एक निबंध की यानी कि एक ऐसे की बच्चों जो वर्ड लिमिट होती है वो आप मान के चलिए 250 से 300 वर्ड लिमिट्स होती है इसकी। यानी कि यदि हम रजिस्टर की पेज की बात करें तो आप मान के चलिए 2 से 2.5 पेज का आपका जो है हर हाल में आपका जो है ऐसे होना चाहिए। 300 वर्ड लिमिट्स आप मान के चलिए, और आप इतना मान के चलेंगे तभी आप एक अच्छा ऐसे जो है अपनी कॉपी पर लिख पाएंगे। और उसको लिखने के लिए आपको शुरू से एंडिंग तक राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी वर्ड लिमिट्स लिखनी है तो आपको अपनी राइटिंग पर भी उतना ही प्रभाव देना पड़ेगा। यदि राइटिंग आपकी बिगड़ जाएगी तो आपका जो ऐसे है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन यानी कि उसका प्रभाव जो है इतना अच्छा आप नहीं दिखा पाएंगे। तो राइटिंग को भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे। बच्चों 250 या 300 वर्ड लिमिट के साथ साथ हमें प्रेजेंटेशन का भी विशेष ध्यान रखना होता है। यदि हम प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट हमारे नंबर कहीं पर भी नहीं कटेंगे और हमें एक निश्चित और अच्छे नंबर मिलेंगे। बच्चों किसी भी करेंट टॉपिक पर या कोई भी अन्य टॉपिक पर आपसे जो है निबंध जो है लिखने के लिए कहा जा सकता है। वैसे तो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम वंडर ऑफ साइंस हो गया, आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ हो गया, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, माय हॉबीज़ हो गया, ग्रेट लीडर हो गया, और भी अन्य जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा एग्ज़ाम पर बनते ही रहते हैं। बच्चों कोई भी टॉपिक आए, लेकिन यदि हमने सारे बिंदुओं का पालन किया है, सारे पॉइंट्स को स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है, तो नो डाउट हमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। बच्चों ये सारे पॉइंट्स हमें विशेष ध्यान रखने होते हैं। यदि हम इन्हें अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो हमारी गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं और हम जो है एक बहुत ही प्रभावशाली निबंध बना पाते हैं। बच्चों तो ये सारे पॉइंट्स को आप विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप निबंध बनाएं तो आप इन सब का पालन करिए और आप ये विशेष ध्यान रखिए कि आपने इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डील किया है कि नहीं किया है। यदि बच्चों आपने इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखा है और आपने इसी बेस पर अपने निबंध को, अपने ऐसे को तैयार किया है, तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपके एग्ज़ाम की कॉपी पर और आपको बहुत ही अच्छे आपको नंबर भी प्राप्त होंगे। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ हमने ये जाना कि एक निबंध को लिखने के लिए हमें किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें कौन से ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रेजेंटेशन का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो निबंध है, हमारा जो ऐसे है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से तैयार हो। तो बच्चों आप इन सब पॉइंट्स को तैयार करिए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे को पूरा कंप्लीट तैयार करके बताऊंगी कि यदि हमने कॉपी में एक निबंध को लिखा है, एक ऐसे के टॉपिक हम उठाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को हम अपना पूरी कॉपी पर तैयार करके देखेंगे कि एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार से एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है और किस प्रकार से उसका ओवरलुक रहेगा हमारी कॉपी के ऊपर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ हाजिर होंगी अपने न्यू स्टडी टॉपिक के साथ, हमारे न्यू ऐसे वाले टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।